बैठो सभी। हेलो। हो गया आपका लोअर टेस्ट पेपर? कैसा गया? ठीक ठाक। कितने क्वेश्चन थे भी टोटल? दोनों पेपर का मिला के 36 फिजिक्स सब्जेक्ट के। तो टोटल 36 के 36 ही करने थे, कोई चॉइस तो नहीं था? अच्छा। अब 36 क्वेश्चन में से 36 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन में से 36 क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट करने वाले पूछ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट का मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ मार्क किया है, उसमें कुछ ना कुछ आंसर लिख के आए हो, ये इसी को अटेम्प्ट करना कहते हैं। तो 36 में से 36 अटेम्प्ट करने वाले लोग तो काफी हैं। अब उनके कितने सही हुए की बात करते हैं। 36 में से 36 अटेम्प्ट करने के बाद कितने सही हुए तुम्हारे? मतलब टोटल फिजिक्स में 75 मार्क्स आ रहे हैं। 75 से 80 के बीच में कुछ नंबर हैं। एक बार के लिए 75 मान लेते हैं, है ना? कम वाले मान लेते हैं। तो 75 नंबर लाए और क्वेश्चन तुमने 36 के 36 के सारे सही होते तो कितने नंबर आते? 132। 132 आते ना। 132 की बजाय 75 आ रहे हैं, बहुत नंबर कम हो रहे हैं। कुछ पार्शियल मार्किंग था। तो पेपर के अंदर आपके पास में एक तो सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चंस थे, एक मल्टीपल वाले थे और एक इंटीजर वाले थे। तो हर एक का एक अलग तरह का प्लानिंग चाहिए। भाई मल्टीपल वालों में सबसे ज्यादा घाटा है, -2 मिलता है ना? -2 मिल रहा है ना उसमें। अच्छा, मल्टीपल में -1 भी और -2 भी है। ओके। आईआईटी को -2 तो हटा देना चाहिए, मेरा मानना है ये। पर पता नहीं कब से चला रहे, पर चलाए जा रहे हैं, है ना? तो टेस्ट पेपर के संबंध में मैंने कई बार इंस्ट्रक्शन दिया है, मैं फिर से बार बार ये कहता रहता हूं, जो कि लोग अपनाते नहीं है बहुत दिनों तक। वो मैंने आपसे कहा है कि टेस्ट पेपर देने के बाद आंसर नहीं देखना है, थोड़ा आराम करना है, घर पे री अटेम्प्ट करना है। अपनी कैपेसिटी को पहचानना बहुत जरूरी बात है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। बिना आंसर देखे मेरी कैपेबिलिटी क्या है। आंसर देखने के बाद तो कई लोगों में कैपेबिलिटी आ जाती है कि हाँ ये तो मुझे समझ में आ रहा है, यही होगा, ये तो मैं कर देता वहां पर, आंसर देखे बगैर। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि अपना एक दोबारा से आंसर की भरें, पूरा टाइम लें। इसमें आपको फायदा इस चीज का होगा कि आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है उसके सारे क्वेश्चन पढ़ने में आ जाएंगे। हर एक स्टूडेंट का एक तीसरा सब्जेक्ट होता है ना? 2 सब्जेक्ट उससे मैनेज होते हैं, उसके पसंदीदा होते हैं, और तीसरा एक सब्जेक्ट उसका रहता ही रहता है। उसके साथ वो अन्याय करता रहता है और फिर वो भी उसका बदला लेता है। जिस सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट अन्याय करता है वो सब्जेक्ट उसके साथ बदला लेता है।
वो उसकी सारी एनर्जी, सारे उत्साह को कम करता है। तो उसका सामना करने के लिए वो जो मेथड बता रहा हूं ना, वो आपकी मदद करेगा। वो आपको ये बताएगा कि जो आपने छोड़ा है वो क्या छोड़ा है, क्या है उसमें पूछा जा रहा है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना होगा, थोड़ी डायरेक्शन मिलती है। और हो सकता है कि डर के मारे आपने नहीं किया उसे, आपको इसका भी पता लग जाएगा कि डर की वजह से नहीं किया, जबकि आ तो रहा था मुझे। तो ऐसे कई जवाब मिलेंगे, मैं बार बार कहता रहता हूँ, पर मुझे मानना है कि लोग नहीं मानते, है ना। कहना अलग बात है, सब लोग झुंझलाते रहते हैं, परेशान भी होते रहते हैं, पर बात नहीं मानते हैं। जब बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, हालत बुरी होती है ना, तब जाके सुनना चाहते हैं, फिर वक्त नहीं रहता है। अभी वक्त है, बहुत वक्त है, मतलब इतना अधिक है कि कुछ भी बदलाव किया जा सकता है, और लोगों ने किया है। दिसंबर के महीने में केमिस्ट्री में 1 नंबर लाने वाला विद्यार्थी 101 नंबर लाए हैं आईआईटी के एग्जाम में, है ना। आईआईटी का एग्जाम उस टाइम जल्दी होता था, पुराने टाइम में अप्रैल में होगा शायद, है ना। पहले पुरानी बात है। तो जिसका 1 नंबर आता था केमिस्ट्री में, वो 101 लाया है, सिर्फ जनवरी फरवरी की पढ़ाई में। जनवरी भी निकल गया था, मतलब मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि जनवरी में तो उसने केमिस्ट्री के नोट्स कबाड़े हैं, फिर फरवरी में पढ़ा लगभग, जनवरी का आधा मान लो, फरवरी में पढ़ा, मार्च, इन्हीं महीनों में उसने तैयारी की, और केमिस्ट्री में इतना बड़ा जंप प्लानिंग के साथ। तो कोई जब ठानता है तभी होता है सब, हिसाब किताब जो लगाता है उसी को पता लगता है। और जैसा कमी पड़ती है उसी दिशा में मेहनत करें, हम क्यों परेशान होते रहे, जो हमारे लिए उपयोगी वो करना चाहिए। तो कोई दूसरा आपको ज्यादा दिशा नहीं दे सकता है, ये जो एनालिसिस जितनी दिशा दे सकता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि अपना टेस्ट पेपर का एक अच्छा एनालिसिस के लिए रूल बना लें। पेपर होने के बाद थोड़ा रेस्ट करें, आराम करें। आंसर की तो मिल जाती है क्या आप लोगों को? देखनी नहीं है ना। आंसर की नहीं देखनी है, पहले पहले हमें भरना है उसको। एक और आंसर की भर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे फॉर्मूले याद नहीं है, मेरी नोट्स के अंदर बहुत सारी बातें थी, तो आप तो अपने नोट्स के पन्ने पलट लो और उससे भर लो, इससे आपको रिवाइज हो जाएगा नोट्स। जैसे कि जिनके कम नंबर आते हैं उनके लिए तीसरी वाले आंसर की काम की है। तीसरी वाले आंसर की में क्या करना है कि जो जो आपके नोट्स, जैसे जिस जिस टॉपिक के सवाल आए, सपोज करो कि ऑप्टिक्स का सवाल आ गया, है ना। तो ऑप्टिक्स का कोई हिस्सा आपने नोट्स का पन्ना पलट लिया, देख लिया कि उसमें ये पढ़ाया था, ये था, अब ये सवाल हो रहा है। तो उस बहाने आपका बाद में पता नहीं कब रिवाइज करते, आपने अभी रिवाइज कर लिया, और उसको ढूंढने के बहाने कुछ नोट्स के आसपास के पन्ने भी पलटने में आ गए। तो इसलिए आपके नोट्स की जांच भी अच्छे से हो जाएगी। तो एक तीसरी वाली आंसर की भरने के लिए कही, जैसे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फायदा हुआ इसमें, क्योंकि मेमोरी बेस्ड बहुत सारी जानकारी आप भूल जाते हो। तो आपने नोट्स के पन्ने पलटे तो पता लगा कि इसका आंसर तो इस वाले रूल से आ रहा है, इस स्टेटमेंट से आ रहा है, यहाँ जो समझा रखा है इससे आ रहा है। तो ऐसे करके नोट्स भी रिवाइज हो जाते हैं। तो ये 2 आंसर की खुद से भरो, इससे आपका भ्रम दूर हो जाएगा। जो मन में लोग सोचते रहते हैं ना कि मुझे आता बहुत है पर मैं कर नहीं पाया, तो सच पता लगेगा। तो अगर पता लग रहा है कि जितना आता था उतना ही हुआ है, तो इसका मतलब अब हमें मेहनत करना है कि और सीखना पड़ेगा तभी आएगा। अगर ऐसा, अभी मेरे को एक स्टूडेंट मिला था, वो कह रहा था सर मेरे 100 नंबर का फर्क पड़ रहा है, कि मैं घर पे बैठ के 100 नंबर एक्स्ट्रा ले आऊं और एग्जाम 100 नंबर। मैंने कहा तो तुम झूठ बोल रहे हो, आंसर की देखने के बाद किसी के 100 नंबर बढ़ सकते हैं। ये तो मैं जानता हूं कि आंसर देखने के बाद एक आइडिया मिल जाता है कि ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, पर आंसर की नहीं मिलेगी एग्जाम में, और ये तरीका किसी काम का भी नहीं। इसलिए मैं तो होमवर्क करने में भी कई बार कहता हूं कि 10 क्वेश्चन एक साथ करो फिर आंसर देखो। हर क्वेश्चन का तुरंत आंसर मत देखो,
ऐसा घर में अटेम्प्ट करते तो एग्जाम में भी इच्छा करती कि क्वेश्चन कर दिया, अब ये ठीक है कि नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि आंसर नहीं देख पा रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है कि ठीक है कि नहीं, वापस चेंज करना चाह रहे हैं कि नहीं ये टिक करूं नहीं करूं, फिर टिक कर लेता हूं, ऐसे मन घूमता रहता है। तो क्योंकि घर में आदत नहीं डाली, तो घर में एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में बिना आंसर देके शिफ्ट करना है, सॉल्व करते वक्त आंसर देखना ही नहीं। आदत होती है आधा सॉल्व किया, देख लेते हैं कि हाफ का फैक्टर आ रहा है, फॉर्मूला गलत लिख दिया है, नीचे 2 होता है फॉर्मूले में, माइनस जी एम अपॉन 2a होता है, ए तो ये है, ये 2a है, ऐसे करके लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो ऐसी वो बीच वाली मदद भी नहीं लेनी है, आंसर बीच में मत देखो, एक साथ 10 क्वेश्चन का देखो, छांटने की भी आदत डालो। मेंस के पेपर में तो छांटना पड़ ही रहा है, 10 में से 5 करने, तो छांटना भी तो आना चाहिए, सही क्वेश्चन कैसे छांटा जाता है ये भी एग्जाम में हो रहा है, तो इसलिए छांटने की भी प्रैक्टिस करो। कौन सा सवाल छोड़ देता कि मेरे नंबर ज्यादा आते, इस सवाल की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया, टाइम खराब हो गया, माइनस मिल गया, ये नहीं करता तो मुझे कितना फायदा होता। ऐसे क्वेश्चन में ढूंढो क्या क्या नंबर की गलती की वजह से मेरे नंबर कटे, माइनस क्यों मिला। अच्छा, इसी से भी बहुत सारा हो जाए, मैंने 13 में भी बात कही थी कि तुम बच्चे लोग अपना माइनस माइनस वाले नंबर ही काउंट करके देख लो, उसको हटा लो तुम। अभी मेरे पास एक बच्चा आया था आज सुबह ही 13 का, उसकी 13,000 कुछ रैंक थी, उसने कहा सर सेकेंड राउंड निकल गया, कुछ नहीं मिला, फोर्थ राउंड निकल गया, कुछ नहीं मिला, अभी 6th राउंड आने वाला है, तो उसमें कह रहा है कि मुझे शायद गुवाहाटी में सिविल ब्रांच मिल सकती है, तो मैं लूं कि नहीं लूं, ऐसी हालत हो रही। अगर उसके नंबरों में माइनस वाले नंबर काउंट कर लें कुछ, तो अभी वो कॉलेज में बैठा होता। लास्ट में वो जो अब उलझा भी है कि अगर मान लो गुवाहाटी मिल भी गया, तो फिर वो सोच रहा है कि मैं 12वीं 13वीं की तैयारी करूं कि कॉलेज में चला जाऊं, अगर नहीं गया तो अगली बार फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संदेह हो जाता है। जो ऐसे बीच में लटक जाता है ना, ये 2-4 सवाल की गलतियों से लटक जाते हैं, जो गलत टिक मार दिया, गलत हो गया, अगर ये गलती से वो बच जाए, मतलब उनसे मैं नया करने की नहीं कह रहा हूं, आप अपने बारे में जानो कि सही क्या है, अपनी में जो कमी है उसको ढूंढ लो बस। ये प्रैक्टिस करने से आएगा, रिवाइज करने से आएगा, टेस्ट देने से आएगा। तो इससे अपने आप को कंफर्म कराओ कि मैं कहाँ सही रहता हूँ, मुझे क्या क्या बातें एग्जैक्टली सही पता है, मैं फालतू की कोई बात से बच जाऊं। तो उसके 2 या 3 सवाल ऐसे निकालते तो अभी तो कॉलेज में बैठा होता, कोई दूसरी ब्रांच मिल जाती और अभी तक चला भी जाता। मैंने तो उससे कहा कि तुमको गुवाहाटी में कुछ मिल जाता है, मेरा कहना है तुम तो चले जाओ, वहां करते रहना ब्रांचिंग। और बाकी अगर तुम्हारा संतोष नहीं है इसमें, मन में खुशी नहीं है कि नहीं मैं तो आईआईटी मुंबई जाऊंगा, कंप्यूटर साइंस ही लूंगा, मैं 4 साल तक गुवाहाटी में मेरे का मन ही नहीं लगेगा, ठीक है पढ़ो फिर 1 साल और, है ना, फिर अपना संतोष को पूरा करो। अब बाकी मेरा मानना ज्यादा पढ़ाई क्या करना, ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, है ना। फिजिक्स वाले लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए ज्यादा, थोड़ा सा पढ़ो, दिन भर केमिस्ट्री मतलब मैथमेटिक्स, सुबह शाम केमिस्ट्री और थोड़ी सी फिजिक्स, है ना, यही फॉर्मूला है। तो फिलहाल अब आपने टेस्ट पेपर का हिसाब किताब हो गया, मैंने नंबर के बारे में थोड़ी सी बात रह गई, कम ज्यादा की बात करा था। तो 36 में से सही होने वाले क्वेश्चंस की बात करूंगा बस, है ना। 30 से ऊपर क्वेश्चन किसी के सही हुए हैं क्या फिजिक्स में? 30 क्वेश्चंस, अच्छा पता नहीं चल पाएगा कि, है ना, नंबर का ही पता लगेगा। देखो नंबर तो आ गया, यूं कह रहे हो मार्क्स पता लग गए पर क्वेश्चन काउंट नहीं किए। देखो मेरा मानना हर विद्यार्थी को हर क्वेश्चन ध्यान होना चाहिए, मतलब जो अच्छा एनालिसिस करता है ना, उसको अपनी मिस्टेक पकड़ना है तो क्वेश्चन उसका ऑप्शन मैंने क्यों टिक मारा क्यों नहीं मारा, ऐसे क्लियरिटी होनी चाहिए, अपने नंबरों का हिसाब किताब रहना चाहिए।
मैंने क्या किया क्या नहीं किया। लोग ऐसे कुछ भी करके आ जाते हैं, कुछ भी आता पता नहीं रहता है क्या हुआ। कई लोगों से पूछता हूँ कि तुम्हारे नंबर कितने आ रहे, मालूम नहीं, शायद पिछले टेस्ट में कितने आए थे, नंबर याद ही नहीं है, कम आए। अच्छा, मैंने एक से पूछा, बोले फिजिक्स में तो कम आए थे, पर मैथ्स में ना, मैथ्स मैंने अच्छा किया, तो जरा मैथ्स के नंबर बता दो। पता लगा मैथ्स में भी कम है। तो मतलब कुल मिला के खुद को ही पता नहीं रहता है, लोग खुद ही भ्रमित रहते हैं। न तो अपना रिजल्ट देखते हैं और अपने मन ही मन में सोचते हैं मेरी मैथ्स बढ़िया है ना। ऐसे एक दो बार बच्चे भी जांच करने आए थे कि सर हमारे मैथ्स तो अच्छा है। मैंने कहा चलो ये सवाल कर दो। फिर सवाल करने लगे तो अटके। मैं बोला इतना छोटा सा ये इंटीग्रेशन तुम नहीं कर पा रहे हो, फिर क्या मैथ्स बढ़िया है? नहीं सर, अब कॉन्फिडेंस हमारे को। हाँ, मैंने कहा फर्जी कॉन्फिडेंस रखते हो, नंबर तो ला नहीं रहे हो। सीधा सीधा सवाल तो नहीं। अच्छा, दूसरे सब्जेक्ट में शिकायत कर रहे थे कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा कि नंबरों के बेसिस पे बहुत सारे बच्चे नापते ही नहीं, ऐसे मन में ही रहते हैं। एक सवाल नहीं होता है, कहता मेरा तो सब्जेक्ट कमजोर, मुझसे तो ये नहीं होगा। चार, तीन चार सवाल गलत हो जाते हैं, शीट बंद, किताब बंद, पढ़ाई बंद। एक पेपर में कम नंबर आते हैं, अब अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, अब लोग आगे निकल गए हैं, अब मुझसे नहीं होगा, सभी जीरो कर डालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल आदमी चाहिए, न्यूट्रल रहने वाला आदमी चाहिए। हारे तो भी कुछ दिक्कत नहीं, जीते तो भी कुछ दिक्कत नहीं, हिसाब लगाओ, गलती दूर करो, ये तो कर सकते। गलती करी, ढूंढ ली, दूर कर ली। जितनी गलती करेंगे ढूंढते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। रुकने से कोई एक दो सवाल कम ही होंगे, अपने आप से लड़ाई करने से हमारा ही घाटा होगा। और लास्ट वाले टाइम पे 12वीं वालों को हर बार शिफ्ट करना पड़ता है कि अब 13वीं करेंगे। 12वीं वाले ही फैसला लेते हैं, और बहुत सारे तो देखना अभी अक्टूबर में फैसला ले लेंगे कि मैं 13वीं करूंगा, है ना। फिर जैसे उन्होंने 13वीं का फैसला लिया ना, इसका मतलब अप्रैल तक का जो भी टाइम जाएगा ना, वो बर्बाद करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने फैसला कर ही लिया कि अब मैं 13वीं करूंगा, तो सीरियसली पढ़ेंगे नहीं, शीट भी नहीं करेंगे कि अब तो मुझे अगले साल ही करना है। तो ऐसे करते कराते वो 13वीं में भी हालत ऐसी हो जाएगी कांपने वाली कि इतना सारा तो 12वीं में छोड़, अभी 11वीं में कुछ लोग छोड़ के आए ना, अभी तकलीफ दे रहा होगा, तो 12वीं का भी छोड़ देंगे ऐसे ही। तो इसलिए 13वीं मिले ना मिले, 12वीं में फुल कोशिश करनी, भले ही कुछ भी नंबर नहीं आ रहा हो, कम से कम नंबर आने के बावजूद भी मेहनत करना मत छोड़ना। क्या पता 30 नंबर आ जाए, हमारे को तो 30 ही चाहिए, है ना। और ऐसे बच्चे रहे जो मेरे को लगते थे कि ये होने लायक तो है नहीं, पर वो हो गए हैं। और ऐसे होशियार होशियार बच्चे लगते थे, लगता है इनका क्या हुआ, गड़बड़ कैसे हो गई, हो गई गड़बड़। अब उनकी रैंक ही ऐसे पीछे आ रही, फिर वो अधूरे मन से तैयारी कर रहे हैं, अगले साल फिर तैयारी करनी पड़ रही। तो एक सेंस में आईआईटी का एग्जाम बहुत इजी है, क्योंकि बहुत कम नंबरों से जा सकते हो, पर वो सही करना है बस। तो आप माइनस मार्किंग से बच जाओ, सही सही गिनती के सवाल कर लो। 30 नंबर लाने के लिए कितने सवाल करने पड़े, 10 सवाल, एक सब्जेक्ट के 10 सवाल। और कोई आपका सब्जेक्ट फेवरेट है ना, तो उसके 20-25 कर दिए, तो दूसरे सब्जेक्ट के तो और ही कम करने फिर, और उसी से मिल जाएगा कुछ। तो इसलिए रुकना मत, है ना, ऐसे पढ़ते जाना। अब टेस्ट पेपर में कोई एक आंसर करेक्शन का मुझे बताया गया था सुबह, विस्कोसिटी वाला सवाल 15 आ रहा है उसका, वो मैंने भेज दिया है, 15 का करेक्शन। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, वही दिक्कत बताई गई थी मुझे। तो ठीक है, आगे बढ़ते फिर हम पढ़ लेते हैं आगे। डाइलेक्ट्रिक के सवाल चल रहे थे ना, तो अपन ने कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अभी क्वेश्चन करते हैं और आगे। देखिए क्वेश्चन,
ये कैपेसिटर दिया हुआ है, इसमें बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक रखा है, इसकी थिकनेस टी है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये डिस्टेंस डी, इस प्लेट का एरिया ए। तो सवाल ये है कि फाइंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मालूम कीजिए। हो गया, देखो कैसे करते हैं। जब हम कैपेसिटेंस निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला है Q1/V1 माइनस V2। तो हम क्या करेंगे कि एक प्लेट से चार्ज उठा के दूसरी प्लेट को देंगे और उसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। तो हमने इसको Q दे दिया, इसका माइनस Q हो गया। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में आएगा Q/A/0, और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगा Q/K/0, और इसके बाद Q/A/0। तो जहां जहां डाइलेक्ट्रिक होता है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K टाइम्स हो जाता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार V1 माइनस V2, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है Q/A/0। कितने डिस्टेंस तक है वो? D-T तक है। और T डिस्टेंस तक कितना है? Q/K/0 इंटू T। तो यहां से कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई Q डिवाइडेड बाय Q/A/0 D-T प्लस Q/K/0 इंटू T। ठीक है, तो Q से तो Q कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई A/0 अपॉन D-T प्लस T/K। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटेंस ऐसा हो जाएगा। ये हो गया एक मेथड, है ना, मेथड 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ। अच्छा, एक बात हमें इस समझ में आ रही है कि ये जो टी थिकनेस है इसके लोकेशन से इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा, चाहे इसको लेफ्ट साइड में रख लें या बीच में रख लें या कहीं रख लें। ये कैपेसिटेंस इस डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा लेफ्ट में खिसका लेता हूं। तो दूसरा मेथड देखिए। अब मेथड 2 में हम क्या करते हैं कि
ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसको इधर ले लेता हूं, और ये जो हिस्सा है बाकी बचा हुआ इधर हो गया। तो ये थिकनेस तो टी हो गई और ये डी माइनस टी हो गई। अब हम ये जानते हैं कि इसका चार्ज क्यू है और इसका चार्ज माइनस क्यू है। अब अपन क्या करते हैं कि अपनी तरफ से एक प्लेट मान लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में मान लेते हैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, इक्वेशन तो बराबर रहती। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, ऐसे गणित वाले लोग करते रहते, हमने भी कर लिया। माना कि प्लेट है, इस पर 0 चार्ज है, तो इस पे कह रहे हैं कि माइनस क्यू और क्यू चार्ज। 0 को कह सकते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, 0 है ना ये भी, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो माइनस क्यू प्लस क्यू मानने से हमको ऐसा लग गया कि ये एक कैपेसिटर हो गया और एक ये कैपेसिटर हो गया, ये दो सीरीज में कैपेसिटर हो गए। एक ये कैपेसिटर क्यू से माइनस क्यू तक, और फिर क्यू से माइनस क्यू दूसरा कैपेसिटर हो गया। तो अब मैं इसका एक दूसरा चित्र दिखाता हूं। अब मेरे पास दो कैपेसिटर हो गए सीरीज वाले, जिसमें एक में पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और एक पूरा खाली। तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। तो फिर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाता हूं। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/1/C1 प्लस 1/C2, यही होता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं हम। 1/, पहले इसका लिखेंगे तो 1/, ये होता है तो C हो गया KA/0 अपॉन T प्लस A/0 D माइनस T। इसका थिकनेस है T और इसका थिकनेस है D माइनस T। ठीक है कि नहीं? तो ये आ गया A/0 D माइनस T प्लस T/K। क्या कहते हैं? ठीक है, वही आंसर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो बीच में डाइलेक्ट्रिक अगर थोड़े से हिस्से में आता है तो कैपेसिटेंस क्या रहता है, इसका आंसर आ गया। एक और सवाल करते हैं हम, ये आपने नोट कर ही लिया। ये पिछली क्लास में किया था। अच्छा, A/0/D को K से गुणा किया ना? हाँ, नहीं, इसका कैपेसिटेंस था A/0/D इंटू K। तो मुझे तो लिखना था 1/C1, तो उल्टा लिख दिया यहाँ पर। तो डायरेक्टली लिखा ना इसका कैपेसिटेंस, तो K टाइम्स पुराना वाला A/0/D याद था अपन को। ठीक है, तो दूसरा सवाल करने जा रहे हैं, ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, 1 2 3, T1 T2 T3।
ये डिस्टेंस है d, एरिया a, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3। फाइंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मालूम कीजिए। जो लोग विद इन द क्लास मेहनत करते हैं, हाथों हाथ समझते हैं, वो लोग अपना टाइम बचा रहे हैं। और जो लोग क्लास में दूसरा होमवर्क करते हैं, है ना, या फिर कुछ नहीं करते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, या फिर सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, वे लोग अपने समय को दुगना कर रहे हैं। होशियार बच्चा विद इन द क्लास समझ जाता है, दो चार डाउट की बातें उसको पकड़ में आती है, वो घर जाके बस उन्हीं को देखता है, पूरा लेक्चर क्लियर, फटाफट सवाल लगाता है, मौज मस्ती करता है। और ये लोग हर टाइम ऊँगते रहते हैं, मेहनत ही मेहनत करते रहते हैं। पहले एक बार नोट करते हैं, घर जाके दोबारा नोट करते हैं, मुश्किल से समझते हैं। 6 घंटे की पढ़ाई का 12 घंटे तो यूं लगा देते हैं। फिर कब तो होमवर्क करते हैं, फिर कहते हैं होमवर्क पूरा नहीं होता, कब तो रिवाइज करेंगे। देखो जरा, तो ये K1 K2 K3 ये हो गया D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, T1 T2 T3। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया सबका। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो 1/1/C1। तो A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस K1 A एप्सिलॉन नॉट T1 T2 अपॉन K2 A एप्सिलॉन नॉट T3 अपॉन K3 A एप्सिलॉन नॉट। फाइनली आ गया A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ऐसा लिख दिया, ये आप लोगों ने लिखा होगा, आसान काम है। अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। अब ये तो कॉमन होगी बात, तीसरा सवाल, कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक जो है वो नीचे वाली साइड रखा,
इस प्लेट का एरिया है ए और इस डाइलेक्ट्रिक का एरिया है A1। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये डिस्टेंस डी। फाइंड कैपेसिटेंस। तो आप लोगों ने आंसर लिख दिया। देखो अब कैसे करेंगे। हम इस एरिया को तोड़ देंगे। इतना एरिया में डाइलेक्ट्रिक है, इसमें नहीं है, तो ये वाला एरिया हो गया A-A1 और ये वाला एरिया हो गया A1। अब ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका आंसर हो गया C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 इस ऊपर वाले का हो गया A-A1 एप्सिलॉन बाय डी प्लस KA1 एप्सिलॉन बाय डी। तो यहां से हमें क्या मिला, मिल गया जो मिलना था, A एप्सिलॉन बाय डी प्लस K-1 A1 एप्सिलॉन बाय डी। यही है। कुछ कहना चाहते हो, कहो। से बोलो। डेल्टा वी निकाल सकते हैं। क्यू आप फार्मूला बताओ क्या लिखते हो, ये किसने बताया। क्यू इंटू डी डेल्टा वी कहाँ से आया। नहीं, कुछ और गलत बोल रहे हो यहाँ पर। अच्छा, इसके नीचे भी क्यू इंटू डी अपॉन A-A1 प्लस क्यू इंटू डी KA एप्सिलॉन नॉट A1। कहाँ से आया डेल्टा वी, पूछ रहा हूँ कहाँ से आया, कैसे निकाला पूछ रहा हूँ। हाँ वही अलग कर लिया हमने, हाँ वही ऊपर वाला अलग कर लिया। ये डेल्टा वी निकाला कहाँ से, कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाया।
ये जो तुमने लिखा है ना, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगाया होगा? कौन सा फॉर्मूला लगाया? देखो, सपोज करो कि कोई दूसरे तरह से करना चाहता है, तो अब उसकी बात करते हैं, सुनेंगे अब। अगर मैंने इस फॉर्मूले का उपयोग किया कि कैपेसिटेंस बराबर Q1 अपॉन V1 माइनस V2, ऐसा होता है ना, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इस प्लेट का चार्ज Q मानता हूं और इसका माइनस Q, ऐसा हो गया। अब ये जो Q चार्ज मैंने माना, ये पूरी प्लेट का है, पर ये कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इसके सामने कुछ और मात्रा होगी, यहां पर कुछ प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया Q1 माइनस Q1, और यहां पर प्लस 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 प्लस, ये Q2 माइनस 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 Q2। तो एक ही प्लेट पर अलग अलग तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर का कुछ होगा, इधर का कुछ होगा। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं, तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, यहाँ का E1 और इसके अंदर का E2, तो E1 का वैल्यू होगा Q1 अपॉन A माइनस A1 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा E1, और E2 Q2 अपॉन K टाइम्स A1 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होगा। अब डेल्टा V की बात करें, तो डेल्टा V की वैल्यू होगी E1 इंटू टी, और वो भी E2 इंटू टी। डेल्टा V तो एक ही होगा, E1 इंटू डी और E2 इंटू डी, तो इसका मतलब E1 E2 तो बराबर होगा। बराबर कर दो, यहां से पता लग गया कि E1 इक्वल टू E2, फिर Q1 अपॉन A1 A माइनस A1, A माइनस A1 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q2 अपॉन A1 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा, तो Q1 अपॉन Q2, तो A माइनस A1 अपॉन K इंटू A1। अब मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, तो कैपेसिटेंस होगा टोटल Q अपॉन डेल्टा V। टोटल Q हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और डेल्टा V E1 किसी एक से डिवाइड कर दो, E1 इंटू डी, तो Q1 अपॉन A माइनस A1 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, Q1 अपॉन Q1 तो कट ही गया, तो ये ऊपर चला गया, A माइनस A1 इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। नहीं नहीं, ये तो
ठीक लिखा हुआ नहीं लग रहा है, एप्सिलॉन नीचे है। बाई डी, ये तो पहले वाले से डिवाइड किया, दूसरे वाले में Q2 अपॉन Q1 आ गया, तो Q2 अपॉन Q1 यहां से डिवाइड करके मिलेगा K A1 अपॉन A माइनस A1 इंटू A माइनस A1 इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। A माइनस A1 कट जाएगा, वही है। ठीक है, हाँ समझ गए। कैसा लगा मेथड? बेकार, टाइम बर्बाद। ऐसे कर लो, फटाफट हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिर चार्ज निकालना भी आसान है, इसमें समझ में भी आता है कि अलग अलग चार्ज होगा, इस डायग्राम को देखते वक्त मन में नहीं आते, है ना, कि एक ही प्लेट पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी होगी, तो जहां डाइलेक्ट्रिक होगा वहां पर चार्ज अलग मात्रा में आ रहा है, और जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां चार्ज अलग मात्रा में आ रहा है, चार्ज नए तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पूरे का चार्ज अपन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन ए एप्सिलॉन नहीं लिख सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसलिए Q1 यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए मैंने E1 लिखा है ना, तो ये यहाँ का चार्ज लिया, और E2 लिखा है तो यहाँ का चार्ज लिया। तो बताओ E1 E2 में से कौन बड़ा होगा? अभी प्रूव किया कि बराबर होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो फिर वो डिस्टेंस भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया, हम तो जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1/k टाइम्स होता है, तो फिर ऐसे कैसे हो रहा है? तो चार्ज कम ज्यादा हो रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक वाले में चार्ज k टाइम्स हो रहा होगा, हो रहा है ना चार्ज, चार्ज का रेशियो देखेंगे तो k टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, चार्ज डेंसिटी k टाइम्स आ रही, एरिया से अगर आप डिवाइड कर दो तो Q1 के नीचे एरिया कितना है, A माइनस A1, तो अगर मैं इसकी डेंसिटी को सिग्मा 1 बोल दूं, इसको इसके नीचे ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन k, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज k टाइम्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी हमें ये पता लगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जहां पे डाइलेक्ट्रिक हो रहा है वहां का k टाइम्स आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उसका 1/k टाइम्स होता है, तो पहले चार्ज में k आ गया और फिर नीचे 1/k आ गया, तो k कट गया, तो बराबर आ गया। Q1 अपॉन A माइनस A1 को सिग्मा 1 लिखा है, और Q2 अपॉन A1 को सिग्मा 2 लिखा है, तो सिग्मा 2 इज k टाइम्स सिग्मा 1। ठीक है, आज समझ गए, दूसरा सवाल करेंगे। अभी इसमें हमने क्या किया कि दो तीन ऐसे रख दिए, K1 K2 K3 A1 A2 A3, A2 A3, डिस्टेंस डी, इसका एरिया A, तो फाइंड कैपेसिटेंस।
ये तो आसान काम है। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो ये पैरेलल वाला मामला हो गया। तो क्या आ जाएगा, K1 A1 एप्सिलॉन बाई डी, K2 A2 एप्सिलॉन बाई डी, K3 A3 एप्सिलॉन बाई डी प्लस, फिर क्या हो जाएगा, A माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 एप्सिलॉन बाई डी। सीधा साधा है, कोई भी लिख देता है, ठीक है ना। अब कुछ चेंज करते हैं। K1 K2 K3, ये डिस्टेंस D, ये D/2, ये एरिया A/2, ये एरिया A/2। फाइंड कैपेसिटेंस। A/2 A/2 ऐड करें तो A हो गया, पूरा A। हो गया ना। ठीक है, अब मिला लेते हैं हम।
ये फॉर्मूला आ जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, और C1 C2 C3 का वैल्यू है, आप लोगों ने किया होगा। ये तो ठीक हो गया, अब अगला गलत होगा। ठीक है, ये तो ठीक हो गया, अब नेक्स्ट तो गलत करोगे। तो कुल मिला के यहाँ पर एक प्लेट अटैच किया, ये दो कैपेसिटर अलग कर दिया, वो अलग कर दिया और फॉर्मूला लगा दिया। इसका तो डिस्टेंस डी है, ये D/2 है। यहाँ तो डी लिखा है, बाकी सब जगह D/2 लिखा, तो इतना आप लोगों ने कर ही दिया। तो अब छठा सवाल देखते हैं हम अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में कैपेसिटेंस मालूम कीजिए। निकाल लिए सबने, अब मिलाएंगे हम, देखते हैं।
तो इस तरह से ये आंसर आया, कहो कि नहीं आया? नहीं आया ना? यही आया, ठीक है, हो गया, यही सही है। अगर किसी ने ऐसा किया जैसा कि किया होगा, ऐसा किस किस ने किया? गलत। यही तो मैं, ये सब लोग गलत करेंगे। ठीक है, सही क्या है? ये, दिस इज करेक्ट। जिस पे टिक का निशान लगा वो करेक्ट होता है। गलत बात तो गलत होती है। देखो क्रॉस लगा हुआ ना, जिस पे टिक लगाओ तो सही होता है, जिस पे क्रॉस लगाओ गलत। तो देखो इस पे टिक लगा हुआ है, ये सही। अब देखो सही गलती की बात यूं है कि ये हम कैसे कह दें कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, क्योंकि हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया, वायर से जोड़ दिया ना। अब यहाँ का कुछ इलेक्ट्रिक देखो, यहां से अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस सरफेस का चार्ज कुछ और तरह का होगा, इस ब्रांच का चार्ज अलग होगा ना, इस ब्रांच का चार्ज अलग होगा, तो फिर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आ जाएगा। फिर इस जगह का पोटेंशियल इक्वल आए इसकी गारंटी नहीं है। ये वाला मेथड तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल बराबर है ना? पर ये वाला मेथड ऐसा कह रहा है कि इनका पोटेंशियल इक्वल है, तो इसकी गारंटी कहाँ आपने प्रूव किया कि दोनों पॉइंट के पोटेंशियल बराबर है? आपने एक वायर से जोड़ दिया ना बीच में, तो ऐसे अलाउड नहीं है मामला। ठीक है, पहले हम ऐसा आधा बीच वाला सिस्टम नहीं था कहीं पर भी, हमारा जो सिस्टम था इन दोनों के पोटेंशियल बराबर है, तो यहां से लेके यहां तक का कोई भी हिसाब लगा रहे हो तब तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पैरेलल ही आ रहा है, क्योंकि इस प्लेट और इस प्लेट का डिस्कशन हो रहा है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो एक ही होगा, भले कैसे रख लो, है ना? इस वाले में भी इस प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम है, तो वही किया, इस वाले प्लेट को यहाँ दिया है, ये वाला प्लेट का हिस्सा यहाँ दिखा है, ये वाले में यहाँ दिखा है, तो जो चीज सेम है उसी को सेम रखा है। अब ये करना में गलती है कि बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल बराबर कर देना है, क्या वाकई में पोटेंशियल बराबर नहीं होगा? तो यहां से दिख जाएगा, इसका चार्ज अगर Q1 होगा माइनस Q1, Q2 मतलब ये तो एक ही रहेगा, Q1 Q1 एक ब्रांच में एक ही होता है, Q1 माइनस Q1। इस ब्रांच में Q2 माइनस Q2, Q2 माइनस Q2। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट अलग आएगा तो इस पोटेंशियल डिफरेंस तो एक है, तो Q1 की वैल्यू अलग आ जाएगी और इसमें Q2 की वैल्यू अलग आ जाएगी। अब Q1 Q2 की वैल्यू अलग आ जाएगी तो कैपेसिटेंस भी अलग है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट आ जाएगा। तो पोटेंशियल सेम नहीं है और हमने सेम कर दिया, अगर ऐसा कर दिया तो, जो कि गलत बात है। अलग अलग रखना तो कोई बुरी बात नहीं है, जो मैंने किया है ना? बात समझ गए? तो फिर अगले सवाल करते हैं। जम तो रहा था, अच्छा गलत हो गया। जमाना नहीं होता ना, सही करना होता। ये दोनों ज्वाइन करने में अपराध हो गया, ऐसे छोटी मोटी बात पे अपराध हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि कब तो अपराध हो गया।
बताओ भी इसका कैपेसिटेंस। इसका क्या कैपेसिटेंस होगा? देखो इसका जवाब। ये डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसा ही है। ऐसे अंदर तक जा रहा है, यूं कुछ है, साइड से देख रहे हैं हम। तो अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं और डी एक्स थिकनेस का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं। तो एक पतला सा स्ट्रिप बनेगा एक, उस स्ट्रिप के अंदर ये वाला एंगल अगर थीटा मान ले तो एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा हाइट तक डाइलेक्ट्रिक भरा होगा ये वाला। एक छोटे से विड्थ के लिए इसकी हाइट फिक्स मान सकते हैं। ये आ गया। अभी इसका इस तरफ का विड्थ हम मान लेते हैं कि बी है ये, तो ये लेंथ हो गई बी और ये लेंथ हो गई डी एक्स, और ये हाइट हो गई एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा, और ये हो गई डी माइनस एक्स टेन थीटा, डी माइनस एक्स टेन थीटा। टोटल डी था, डी में से एक्स टेन थीटा घटा दिया तो डी माइनस एक्स टेन थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो कैपेसिटर है ये दोनों तो सीरीज में, और फिर ये ऐसे अलग अलग हाइट वाले सारे पैरेलल में हो जाएंगे, ये सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा।
तो पैरेलल वाले जो कैपेसिटेंस होते हैं उनका सम ऐसा हो जाएगा टोटल सी इक्विवेलेंट, सीधा सीधा ऐड करना होता है पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रल डी सी। अब डी सी इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। तब ये क्या है, ये भी दो कैपेसिटर से मिलके बना हुआ है, एक इधर एक उधर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/(1/(C1) प्लस 1/(C2)। ये वाला C1 हो गया, ये C2 हो गया सीरीज के अंदर। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/, अब इस वाले हिस्से का C1 लिखना चाहते थे, इस वाले जगह पे क्या हो गया, इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया हो गया बी डी एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ गया d माइनस एक्स टेन थीटा प्लस, अब दूसरे वाले का लिखेंगे तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसका एरिया बी डी एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसका डिस्टेंस हो गया एक्स टेन थीटा। तो अब ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, वो है बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट, जो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट इंटीग्रल डी एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स, ये तो न्यूमिनेटर में चला गया, और डी माइनस एक्स टेन थीटा प्लस एक्स टेन थीटा बाय के, एक्स टेन थीटा बाय के आ गया। आप कहें तो के ऊपर ले जाते हैं, इधर गुणा कर लेते हैं, और बी एप्सिलॉन को बाहर ले आते हैं, के बी एप्सिलॉन बाहर आ गया, ऊपर रह गया डी एक्स, और ये हो गया के डी, और के इधर गुणा हो गया, एक्स टेन थीटा कॉमन आ गया, 1 माइनस के, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस के, ऐसा हो गया। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको तो इंटीग्रेट करना हर कोई जानता है। अब ये लेंथ इसकी एल मान लेते हैं, एक्स की लिमिट 0 से लेके एल तक, इस प्लेट की लंबाई एल मान लेते हैं यूं, तो ये सी इक्विवेलेंट आ गया के बी एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अपन इंटीग्रेट कर लिए तो ये तो लॉग वॉग आ जाएंगे, एल एन के डी प्लस एक्स टेन थीटा एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस के, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके एल तक, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 1 माइनस के इंटू टेन थीटा, ये हो गया। अब इस डायग्राम में टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, डी बाय एल, टेन थीटा की वैल्यू डी बाय एल, तो अब इसमें लिमिट लगाएंगे, एक्स की जगह पे एल रख दिया, और टेन थीटा हो गया डी बाय एल, एल कट गया, डी डी क्या हो गया, 2D। देखो यहाँ पर आ गया डी बाय एल, तो एल ऊपर चला गया, के इंटू बी एल एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस के इंटू डी। अब इधर आ गया एल एन, एक बार एल रखा एक्स की जगह पर, तो एल आ गया, एल से कट गया डी बाय एल, डी कट गया, 2D आ गया ना, 2D माइनस डी के है,
2 माइनस के इंटू डी, ये आएगा ना, जीरो रख दिया तो के इंटू डी आ गया, तो डी डी कट गया। हाँ, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो रखा ना, तो ये तो जीरो हो गया। यहां पर जब एल रखा है तो ये डी और ये के डी पहले से ही है। हाँ, के डी कट गया, सिर्फ डी बचेगा ना। देखो ये के डी और ये के और ये डी हो के माइनस के डी कट गया, तो सिर्फ डी बचा, तो सिर्फ डी लिख दिया, फिर डी डी कट गया तो डी हट गया, तो ये 1/k को उल्टा लिख देंगे, माइनस ऑफ के, है ना एल एन, तो ये माइनस इधर दे देंगे तो ये के -1 हो जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा, के अपॉन के -1 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी एल एन के। क्या कहते हो, यही, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यही है, जम रहा है। क्या कहते हो, ठीक है ना। अगर इसकी जगह अगर ऐसा होता कि एक हिस्सा K1 से भरा होता है और एक हिस्सा K2 से भरा होता, तो आंसर में क्या फर्क पड़ता, अब तो डायरेक्ट लिख दोगे। K1 इंटू K2 अपॉन K1 माइनस K2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ln K2 बाई K1 K1 बाई K2, ये होता ना। अब जैसे K2 की जगह 1 हो गया या K1 की जगह 1 हो गया, K1 की जगह 1 हो गया, K2 की जगह K हो गया, तो वही आ रहा है ना आंसर। तो अपन ने सीखा कि डाइलेक्ट्रिक आ जाए तो कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तो सारे केस ले लिए, टेढ़े मेढ़े सारे ही, है ना। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर होता, अगले पेज पे होगा वो, हो गया क्या इधर, हो ही गया, मतलब कुछ रह गया, क्या रह गया, नोट करना, नोट ही नोट करते हैं, नोट नहीं करते बस। बढ़ू अगले पेज पे ना। ये घंटे किसकी बजा रहे हैं, बढ़ रहा था मैं, मतलब इसमें अगर स्फेरिकल कैपेसिटर आ गया, इसका रेडियस है ए और इसका रेडियस है बी और बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया जिसका थिकनेस है टी, तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि उसकी लोकेशन से फर्क पड़ेगा क्या हम,
तो अपन इसके लिए फिर उसकी रेडियस देनी पड़ेगी। इसकी रेडियस अपन मान लेते हैं कि R1 और आउटर रेडियस R2। इसकी थिकनेस को आप मान सकते हैं R2 माइनस R1। तो ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? तब ये स्फेरिकल कैपेसिटर में बीच में अपन ने कोई एक थिकनेस ले लिया। ऐसा सवाल अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, क्या पता आ जाए, मुझे नहीं मालूम, है ना। और ऐसा मैंने किसी से पूछा भी नहीं आज तक, आपसे ही पूछ रहा हूँ बस, क्योंकि मैंने कभी ऐसा बनाया नहीं था, अभी मेरे मन में आ गया ऐसे ही, है ना। पता नहीं कब क्या आ जाता है मन में। तो इसका कैपेसिटेंस निकालो भाई। एक मैंने आपसे कह रखा है कि आपके पास ऑनलाइन वाली मेंस के पेपर वाली कोई बुकलेट रखो टॉपिक वाइज। मोबाइल चलाने वाले लोग तो कोई ऐप भी ले सकते हैं, ऐसे आती कोई जिसमें टॉपिक वाइज मिल जाते हैं क्वेश्चन। अब मैं तो जानता नहीं, मुझे कोई बच्चे लोग ही बताते हैं कौन से किस ऐप में क्या है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको ना जो एग्जाम में आए ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, एक तो उसका सामना हो जाएगा और अभी अभी हंसते खेलते हो जाएगा। बाद में इकट्ठा जोर आएगा, बोर्ड की तैयारी करूं, मेंस की तैयारी करूं, क्या करूं। दिसंबर का महीना तो ऐसे ही। स्कूल वाले लोग अच्छा तुम सोचो कि मैं बोर्ड की तैयारी करूं, उधर से फोन आए प्रैक्टिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल फाइल जमा करो, आओ स्कूल में प्रैक्टिकल करो। फिर कब तो प्रैक्टिकल करने जाऊं, कब तो होमवर्क करूं, कब तो पढ़ाई करूं, ये लफड़ा चालू हो जाएगा। अच्छा जो लोग शुरू से स्कूल जा रहे हैं वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी मेंटेन करके रखते हैं कि ये प्रैक्टिकल हुआ, देख लिया, फाइल भी बना लिया। यहाँ पे लोगों ने स्कूल ज्वाइन कर रखा है क्या? तो अपने स्कूल में जाके उनसे कहो कि हमारा प्रैक्टिकल करवाओ आप। कौन से दिन करवाओगे? उस दिन आएंगे तो बोलेंगे ठीक है आप इस तारीख को आना, फिर वहां जाके प्रैक्टिकल कर लो। उनसे कहो प्रैक्टिकल फाइल दिला दो आप, पहले से जमा कर देंगे हम। खाली टाइम नहीं तो ये कर लो। एंटरटेनमेंट हो जाता है, लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट करना है मुझे, तो प्रैक्टिकल लैब में चले जाओ, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। थोड़ा मन बदल जाएगा, मतलब किताब पढ़ते पढ़ते। देखो इसमें ऐसा होगा, हम अपनी तरफ से क्या करते हैं कि यहाँ पर एक प्लेट ले लेते हैं, इस पे क्यू और इस पे माइनस क्यू, फिर क्यू, फिर इसके आगे एक और प्लेट ले लेते हैं, फिर माइनस क्यू और क्यू, और फिर माइनस क्यू। तो ये सब सीरीज में आ गए। इसका मतलब ये फिर से डायग्राम इसका ऐसा हो गया, एक कैपेसिटर, फिर दूसरा कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक वाला, तीसरा कैपेसिटर बिना डाइलेक्ट्रिक वाला। तो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3, और ये तीनों सीरीज में आ गए। तो अपना C आ जाएगा 1/(1/(C1) प्लस 1/(C2) प्लस 1/(C3). अब इस C1 का वैल्यू लिखना आना चाहिए, तो अब अपन लिखते हैं वैल्यू 1/(1/C1). तो C1 का वैल्यू होता है, ये कैपेसिटेंस है A से लेके R1 रेडियस तक का। तो अपन स्फेरिकल कैपेसिटर का जानते हैं, A रेडियस से R1 रेडियस का। तो क्या होता है
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू R1 इंटू R1 माइनस अपॉन में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा R1 माइनस ए। अब दूसरा वाले का नंबर ये जिसका के है तो उसका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, उसका रेडियस R1 R2, तो R1 R2 और R2 माइनस R1 प्लस तीसरा वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 इंटू बी माइनस R2। ये हो गया ना सीरीज का फॉर्मूला। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है ऊपर भेजो, क्या आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है और क्या आएगा ये R1 R2 बी, किसको भेजूं ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ कुछ बचेगा नहीं है। तो ये क्या बन गया R1 माइनस ए अपॉन ए इंटू R1, डिवाइड ही कर दो क्या, कुछ अच्छा होगा क्या, डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 1 बाय माइनस 1 बाय R1, ये होगा ना। फिर इसको डिवाइड करूंगा 1 अपॉन के R1 माइनस 1 अपॉन के R2 प्लस ये क्या हो गया, फिर डिवाइड किया 1 अपॉन R2 माइनस 1 बाई बी, ऐसा दिख रहा है। कुछ कैंसिल वेंसिल हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा, कुछ करते हैं। तो 1 बाई ए कॉमन, ये तो देखो R1 वाले में से कॉमन आ रहे हैं, 1 बाई R1 कॉमन, 1 माइनस 1 बाई के, 1 बाई R2 कॉमन, 1 माइनस 1 बाई के, माइनस 1 बाई बी, ऐसा हो गया। क्या प्लस माइनस के साइन का फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ा कुछ, कि 1 माइनस 1 बाई के दोनों में ऐसा ही है। वन बाई के माइनस होगा ना, हाँ कुछ सुंदरता मिल नहीं रही, यहाँ माइनस लगा दिया, अभी ठीक लग रहा है। तो फिर क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक तो आ गया 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, एक तो ये हो गया प्लस 1 माइनस 1 बाई के कॉमन, 1 अपॉन R2 माइनस 1 बाई R1, R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, R2 बड़ा है, तो माइनस साइन इधर दे दूं, फिर ये उल्टा लिख दूंगा। देखो 1 माइनस 1 बाई के जो है वो तो पॉजिटिव आएगा, और फिर वो अपन ने लिख ही दिया 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अच्छा ये बताओ कि इसके लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, कि इसको कहीं भी रख लो, क्योंकि कहीं भी रखेंगे तो इसकी रेडियस बदल जाएगी, सेम थिकनेस का है पर अलग अलग जगह रखेंगे तो अलग अलग आ जाएगा। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो फर्क नहीं पड़ रहा था, पर स्फेरिकल में फर्क पड़ रहा है। अगर R1 R2 इनफाइनाइट हो जाए तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा, ए बी R1 R2 इनफाइनाइट हो जाएंगे।
तो इनफाइनाइट हो जाएंगे तो फैक्टर के वाला क्या करोगे फिर? इनफाइनाइट होने से के का फैक्टर का फर्क खत्म हो रहा है ना। तो पैरेलल प्लेट में भी ऐसे ही होता है कुछ, इनफाइनाइट रेडियस के हो जाते हैं ना सभी। चलो खैर, घंटी बज गई कि क्लास क्लास है क्या आप लोग? ठीक है, फिर क्या करूं? होमवर्क करेंगे आप लोग। डीपीपी थोड़ी मिल रहा है आपके पास, नया मिला है। ठीक है, एक डीपीपी करना है। और कुछ? बस? तो आपके पास, हाँ, नए डीपीपी में से एक दिया बस, एक ही डीपीपी दिया। और शीट में से क्या करोगे? सेक्शन डी क्या है? डाइलेक्ट्रिक वाले में कुछ और बताना चाहता हूं मैं, एक बात और रह गई। एक्सरसाइज 2 में से कुछ नहीं दिया क्या? ये लो फिर फटाफट से, ये लो, एक्सरसाइज 2 में से देते हैं भाई। ऊपर वाले बैच में तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, मैग्नेटिक फोर्स आ गया। ऊपर वाले बैच से तो कोई नीचे पढ़ने आना चाहे तो आ सकता है ना, वापस से पढ़ाई हो जाएगी। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, फिर से पढ़ना चाहते। तो आप इसमें एक्सरसाइज 2 में करें, कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। तो एक्सरसाइज 2 में से क्या करना, पहले मतलब 15 सवाल तक तो मुझे दिक्कत नहीं लग रही, 1 से लेके 15 तक होते क्या? और पार्ट 2 में से कुछ नहीं करोगे? पार्ट 2 में से 5 कर लो, है ना। पार्ट 1 में से 15, पार्ट 2 में से 5, ठीक है। और एक डीपीपी।